प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 अर्थात अध्याय 1 स्थिर विद्युत एवं क्षेत्र, अध्याय 2 विभव एवं धारिता और अध्याय 3 धारा विद्युत और अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि आप इस समय परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, इस आप लोगों के सामने एक वीडियो इस प्रकार से लेकर के आए हैं जिनमें वस्तुनिष्ठों को हल कर करके हमने समझाने का प्रयास किया है, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे। और यदि इनसे मिलते जुलते 2 नंबर या लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं तो वे भी आप हल कर सकते हैं। आपका बेसिक तैयार होगा। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और हाँ, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आप लोगों के लिए पूरी श्रृंखला बना करके इन्हीं प्रश्नों की आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी अगले वीडियो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। यूनिट 1 अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय में क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q/ε0। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में कहा गया कि एकांक धनावेश यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया ε0। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 1/ε0। तो यानी पहले का दूसरा ये आंसर आपका सही है। तो विद्यार्थी अपन कारण सहित समझते जाते हैं। देखते हैं विद्यार्थी दूसरा प्रश्न लिखा हुआ। प्रश्न 2, ε0 का मात्रक है। ε0 यानी वायु निर्वात की विद्युतशीलता। तो विद्यार्थी, यदि मैं कहूँ कि इसका आंसर कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में, तो वो आपको याद करना जैसा हो जाएगा। हम थोड़ी सा समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। अब आप ये ध्यान दीजिए, अपन को काय का मात्रक निकालना है, ε0 का। तो ε0 को यहाँ पक्षांतर कर दें तो ε0 ये हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई और F यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। इस टाइप से कुछ स्थिति बनेगी। अब यहाँ से आप फटाक से मात्रक निकाल सकते हैं बिना रटे, बिना कुछ किए, समझ करके। देखें, 1/4 पाई ε0 ये तो हो गई आपकी बिना मात्रक की राशि यानी बेमाहीन राशि, है ना। अब यहाँ Q1 Q2, Q क्या है, आवेश है। तो यहाँ आवेश कितने बार हो गया, 2 बार। तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, ऊपर हो गया, ठीक है। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसा ही मात्रक है ना, तो स्क्वायर लगा। तो ये अब आप देख करके खुद बता सकते हैं कि दूसरे का उत्तर कौन सा हो गया, तीसरा, ठीक है ना, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो विद्यार्थी, अपन समझ करके याद करते हैं। देखते हैं ये तीसरा प्रश्न लिखा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप जानते हैं कि E बराबर सूत्र होता है E बराबर F/Q0, है ना, यानी कि ये बेसिक सूत्र हुआ। तो अब यहाँ से आप देखें F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम कहीं है, आप देखिए कहाँ लिखा है, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न
लिखा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, मतलब अपन को निकालना है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत आप जानते हैं, Q बराबर NE होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आवेश कितना 1 कूलाम, तो Q बराबर हो गया 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N ज्ञात करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब N का मान ज्ञात करना है अपन को, तो N को यहीं लिखे रहने देंगे, इतने का पक्षांतर यहाँ कर देंगे, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखें कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻19 हो जाएगी प्लस में, यहाँ बचा 1 बटे 1.6, तो यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 16, और यहाँ गुणित तो है। अब 10 में 16 का भाग देंगे अगर हम, तो यह जाएगा 0.625 × 10⁻19 हो जाएगा। हमको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए दशमलव को यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ जब लाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें बटे में यहाँ 10 करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितना 6.25 बटे में हो गया 10। ठीक है, ऐसा गुणित 10⁻19 थी, एक घात कट जाएगी तो कितना बचेगा 6.25 × 10 कितना 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप देखिए कितना, कौन सा उत्तर कहलाएगा इसका उत्तर कहलाएगा तीसरे नंबर का उत्तर होगा, यानी कि ये। ठीक है, 5वां प्रश्न, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो आप जानते हैं, अभी आपने देखा कि E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है F/Q0, और F का मान, अगर हम Q0 को ऐसा लिखे रहने दें, F का मान कूलाम के नियम से आपने निकाला था कि 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 की जगह पर आपने Q0 लिख दिया, और यहाँ पर कौन सा आवेश है, देखिए Q आवेश, तो दूसरा क्या हो जाएगा आवेश Q बटे दूरी का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q/r², यानी कि ये वाला पद तो नियतांक है, यानी कि तीव्रता जो थी वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हुई। इसका उत्तर हो गया आपका ये दूसरा। प्रश्न 6वां, आवेश का विमीय सूत्र। तो ये तो आप जानते ही है ना, और वैसे अगर नहीं मालूम तो आप देखें कि विद्युत धारा का सूत्र होता है आवेश प्रवाह की दर को, है ना, विद्युत धारा कहते हैं, यानी I बराबर Q/T। अब यहाँ पर ये देखिए ये मूल राशि है और ये भी मूल राशि है, तो धारा का होता है एम्पियर, Q लिखे रहने दें, इसका तो मात्रक निकालना, विमीय सूत्र निकालना है, और समय को अपन T से दर्शाते हैं, तो Q = क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा AT। ठीक है, ये निकल गया इसका विमीय सूत्र, यानी इसका आंसर हो गया, आपने देख लिया तीसरा। ठीक है ना विद्यार्थियों, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। ठीक है ना, देखते हैं इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला प्रश्न है वैद्युत विभव का मात्रक है। तो विद्यार्थियों, चाहे वैद्युत विभव हो चाहे विभवांतर, दोनों का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो पहले का उत्तर हो गया तीसरा वोल्ट। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है। विद्यार्थियों, पृथ्वी के विभव के सापेक्ष ही किसी वस्तु के विभव की गणना करी जाती है, यानी जिस वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक होता है उसको धनात्मक, और जिस चालक का विभव पृथ्वी के विभव से कम होता है उसको ऋणात्मक मानते हैं। तो पृथ्वी का विभव इस हिसाब से क्या होगा, 0 होगा। तो पृथ्वी का विभव होता है 0, पहला उत्तर हुआ। तीसरा प्रश्न है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। विद्यार्थियों, यहाँ कंफ्यूज न होइएगा, यहाँ पर गोलीय संधारित्र नहीं पूछा है, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र। तो गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा, यानी C बराबर हुआ करता है 4πε0r। चौथा प्रश्न देखते हैं,
संधारित्रों की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम बनने से उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है। तो होता है संधारित्र की धारिता C बराबर, सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। अब अगर K पराविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाएगा तो यही धारिता हो जाएगी K एप्सिलॉन 0 A बटे D, यानी धारिता K गुनी हो जाएगी। अब वायु का पराविद्युतांक तो 1 होता है, लेकिन कुचालक माध्यम का पराविद्युतांक 1 से अधिक होता है ना, यानी यहाँ पर 1 से बड़ी राशि भरेंगे तो इस प्रकार धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका उत्तर होगा धारिता बढ़ जाती है। 5वां प्रश्न, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा। तो ये देखिए, एक ये पहली संधारित्र हो गई, दूसरी ये, दोनों को अपन ने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब यहाँ से हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, अगर इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो आवेश जाने के लिए तो एक ही रास्ता हुआ ना इसकी, तो आवेश नहीं बटेगा इसमें, तो आवेश समान होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे क्रम में जोड़ा होता जिसको आप कहते हैं कि समांतर क्रम में, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर आवेश बढ़ जाएगा। क्यों, इस बिंदु पर अगर आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो 1 2 3 रास्ते हो जाएंगे जाने के लिए इसकी, तो यह समांतर क्रम में आवेश बढ़ता है, लेकिन श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बढ़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्या समान होगा, प्रत्येक पर आवेश समान होगा। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आपने पहले कर लिया है तो मिला भी लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यूनिट 2 अध्याय 3 धारा विद्युत। पहला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, धनावेशों का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अणुओं का प्रवाह, इसमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कण होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वह विद्युत धारा का अधिक सुचालक होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। ठीक है, फिर दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं, अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो विद्यार्थियों, अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें यदि हम ताप कम करें तो उनका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होती जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध शून्य होता है। उस स्थिति में उनकी चालकता अनंत हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है, अनंत होती है। तो इसका उत्तर हो गया पहला। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि कुछ अतिचालक पदार्थ के उदाहरण है जैसे प्लेटिनम, कोबाल्ट और गैलीनियम इत्यादि, है ना। तो ये अतिचालक पदार्थ की चालकता कैसी होती है, अनंत होती है। तीसरा प्रश्न, दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। क्या समान होता है, विभवांतर, धारा तथा विभवांतर, और चौथा मिलकर ना धारा ना विभवांतर। तो विद्यार्थी, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आप जानते हैं कि जैसे एक प्रतिरोध ये है, ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध ये है। अब हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। तो अब यहाँ से अगर हम इसमें इस परिपथ में ये धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं यहाँ से, तो धारा के लिए तो एक ही मार्ग है ना। तो इसमें भी उतनी धारा जाएगी, इसमें भी उतनी धारा जाएगी, यानी कि क्या समान होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं विभवांतर तो अलग अलग होगा। देखिए, ये प्रतिरोध अलग अलग दो अलग अलग बिंदुओं पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ विभवांतर अलग होगा। ये इन दोनों के बीच जुड़ा हुआ, तो यहाँ विभवांतर अलग होगा, तो विभवांतर तो अलग होगा, है ना। क्या समान होगा, धारा, क्योंकि धारा के लिए मार्ग एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनमें क्या समान होगा, उनमें धारा समान होगा। तो इसका उत्तर हो गया सेकेंड, धारा। ठीक है, चौथा प्रश्न, एक तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 गुनी कर देने पर उसका प्रतिरोध होगा आधा, पहला आधा, दूसरा दुगना, फिर एक चौथाई, फिर चौथे में 4 गुना। तो क्या होगा, यहाँ आप एक सूत्र से समझ सकते हैं, R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब हम यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है कि लंबाई को दुगना कर दें, यानी अगर पहली लंबाई L है तो अब लंबाई कितनी कर दें, 2L। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए L से L तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, यानी R1 बटे R2 बराबर कितना हो जाएगा,
1/4। इसलिए अगर R1 निकालना चाहते हैं तो R2 निकालना चाहते हैं तो तिर्यक गुणा कर दें। R2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो R2 और R1 का एक गुणा 4 में हो जाएगा तो 4R1, यानी R2 यानी बाद का प्रतिरोध, R1 यानी पहले का प्रतिरोध, तो पहले के प्रतिरोध से 4 गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 गुना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका चौथा उत्तर सही होगा विद्यार्थी, चौथा, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न, ओमी प्रतिरोध है। तो ओमी प्रतिरोध ये है जो ओम के नियम का पालन करते हैं। आपने ओम के नियम की सीमाएं देखी होगी कि ओम के नियम की सीमाएं क्या होती हैं कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, ठीक है। और दूसरी सीमा क्या थी कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी भौतिक स्थिति नहीं बदलना चाहिए। तो ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य है। तो इसमें देखें क्या है, धातु इसमें कहाँ है, ये देखिए, ये लिखा तांबे का तार है ना। तो ओमी प्रतिरोध क्या होगा, तांबे का तार, ठीक है। तो अब छठवां प्रश्न, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, बहुत सरल है विद्यार्थियों, कक्षा आप 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। देखते हैं अध्याय 3 में ही धारा विद्युत में कुछ महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, तो इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक खाली स्थान है। विद्यार्थी विभव प्रवणता को रो से दर्शाते हैं। रो बराबर होता है dV/dx। वैसे यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाते हैं जो दिशा बताता है। विभव प्रवणता यानी विभव में दूरी के सापेक्ष पतन की दर, विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब मात्रक बता दीजिए, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया dV यानी कि विभव में परिवर्तन, ठीक है। dx क्या हो गई, दूरी। तो ऊपर है विभव, तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, एक प्रकार आप जानते हैं वोल्ट है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो खाली स्थान में अपन यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। खाली स्थान में ये अपन ने लिख दिया वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा प्रश्न, विभव मापी की संतुलन की स्थिति यानी संतुलित स्थिति में इसका प्रतिरोध खाली स्थान होता है। विद्यार्थियों आप जानते हैं जब विभव मापी में संतुलन की स्थिति आ जाती है तो उस समय उसमें से कोई भी धारा नहीं ली जाती। तो इस प्रकार से यानी कि कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि उस स्थिति में विभव मापी का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अति उच्च हो जाता है, ठीक है। क्योंकि संतुलन की स्थिति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती तो प्रतिरोध अति उच्च, ठीक है ना, अति उच्च हो जाता है। वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विभव मापी एक प्रकार से आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब विद्यार्थी तीसरा प्रश्न है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिए। तो पहला नियम खाली स्थान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला नियम में आप जानते हैं कि संधि स्थल पर बहने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि धारा से रिलेटेड है यानी आवेश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश, ठीक है ना, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम विद्यार्थियों आप जानते हैं, भावार्थ यही होता है दूसरे नियम का कि जितनी ऊर्जा बैटरी से ली जाती है उतनी ही ऊर्जा परिपथ में, बंद परिपथ में भिन्न भिन्न भागों पर वितरित कर दी जाती है। तो यानी किरचॉफ का दूसरा नियम एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा आएगा। अब मीटर सेतु खाली स्थान के सिद्धांत पर काम करता है। तो मीटर सेतु काम करता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। यहाँ आ जाएगा व्हीट स्टोन सेतु, है ना, व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। फिर विद्युत धारा कौन सी राशि है विद्यार्थी, विद्युत धारा अदिश राशि है ना, क्योंकि आप जैसे तार घुमाएंगे उसी अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। सातवां प्रश्न, विद्युत धारा घनत्व खाली स्थान राशि है। तो विद्युत धारा तो अदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा घनत्व जिसको जे से दर्शाते हैं यह सदिश राशि है। इसका मतलब होता है चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दिशा में होती है। धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं, जे बराबर होता है I/A, ठीक है ना। तो इसका अगर आपको मात्रक निकालना है तो विद्यार्थियों मात्रक भी बता सकते हैं, ठीक है। I का मात्रक हो जाता है, क्या हो जाता है, एम्पियर।
ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और धारा घनत्व तो कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो खाली स्थान में आप भरेंगे यहाँ पर सदिश राशि, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सदिश, ठीक, ये अपन ने भर दिया खाली स्थान। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें ये देखिए अगले प्रश्न में लिखा ही है कि धारा घनत्व का मात्रक है। धारा घनत्व का मात्रक आपने निकाल दिया। इसका मात्रक होता है एम्पियर, ए यानी एम्पियर और एम यानी मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। यूनिट 3 अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। पहला प्रश्न है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्यार्थी पहले ये समझ लीजिए कि अगर एक बिंदु पर आवेश है स्थित है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर आवेश होता है तो क्या उत्पन्न करते हैं, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता। अब आप धारा की चुंबकीय प्रवाह में एक नियम ये भी जानते हैं कि जब किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी गतिमान आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये इसका उत्तर हो गया विद्यार्थियों। दूसरा प्रश्न, निर्वात में स्थित दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। यानी एक चालक ये है और दूसरा चालक ये है, दोनों में धारा की दिशा एक ही साइड है ना। इसमें भी I1 धारा इस तरफ है, इसमें भी I2 धारा इस तरफ है ना, समान दिशा में है। तो उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी। तो विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में दोनों चालकों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ऐसी स्थिति में आकर्षण बल लगता है, और जब धारा एक में ऊपर जा रही हो और एक में नीचे जा रही हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आ जाएगा दोनों धारा कैसी प्रवाहित हो रही है, एक ही दिशा में, तो इसमें आकर्षण बल लगेगा, यानी पहला उत्तर होगा इसका। तीसरा प्रश्न, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, समचुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, ठीक है। तो उसका पथ कैसा हुआ। आप जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल, जिसको अपन लॉरेंज बल भी कहते हैं, क्या होता है, F बराबर होता है QVB साइन थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण। तो अब यहाँ पर देखिए समांतर प्रवेश करता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 बराबर कितना हो जाता है, साइन 0 अंश बराबर 0 हो जाता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 0 भर देंगे तो कितना हो जाएगा, QVB और कोष्टक में 0, तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी उस कण पर कोई बल नहीं लगेगा। अब जब कण पर कोई बल ही नहीं लगेगा तो उसका पथ जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी उसका पथ क्या होगा, सरल रेखीय। तो इसका उत्तर होगा विद्यार्थी पहला, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। और यदि लंबवत प्रवेश करता ना, तब उस स्थिति में इसका पथ हो जाता वृत्तीय, ठीक है ना। तो चूंकि समांतर प्रवेश करता है इसलिए इसका उत्तर सही उत्तर होगा सरल रेखीय। चौथा प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण की बात करते हैं, किसी कुंडली पर बलाघूर्ण टाउ बराबर हुआ करता है NIAB साइन थीटा। जहाँ पर थीटा क्या है, कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है A और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों के बीच बना कोण होता है, क्या होता है, इन दोनों के बीच बना कोण थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि अब यहाँ लूप बोला गया, कुंडली तो बोला नहीं गया, तो फेरों की संख्या तो n बराबर 1 हो गया। तो जब n बराबर 1 हो जाएगा तो अब यही सूत्र बनेगा IAB साइन थीटा। अब आप जानते हैं, गणित में पढ़े होंगे, A क्रॉस B बराबर हुआ करता है AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। तो यानी कि यहाँ पर हम कहें इसको अगर सदिश रूप में लिखा जाए तो यहाँ पर I धारा अदिश राशि इसलिए अलग कर दिए इसको अपन, और A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B लिखेंगे तो इसका मान यानी टाउ का मान इतना होना चाहिए। अब ये देखें
कि इसमें हम पहला सूत्र देखते हैं तो पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी इसका रूप नहीं दिया गया। ये तो इसका सही उत्तर ये होगा जो एक्चुअल इसमें है नहीं है। वैसे कुछ हद तक पहला मिल रहा है पर इसमें आई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आई यहाँ लिखा होता फेरों की संख्या n मान करके हम इसको सही मान सकते थे, लेकिन इसका एक्चुअल सही आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका आएगा आई फिर a क्रॉस b, तो ये होगा इसका सही आंसर विद्यार्थी। इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं, बाय मिस्टेक यहाँ कुछ गलती हो गई है। 5वां प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जबकि क्षेत्र और लूप का तल पहला समांतर हो, दूसरा लंबवत हो, फिर 45 अंश का कोण हो और फिर कोई नहीं इसमें। तो इसका विद्यार्थी सही उत्तर होगा समांतर। इसका पहला उत्तर सही हुआ समांतर है। अब देख लेते हैं विद्यार्थियों इसी अध्याय में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में कुछ महत्वपूर्ण खाली स्थान। तो पहला लिखा हुआ चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। आपने अब भी जान लिया है कि इस बल को अपन कहते हैं लॉरेंज बल, है ना, लॉरेंज बल। तो यहाँ पर आएगा लॉरेंज बल, ठीक है, पहले खाली स्थान में। अब दूसरा लॉरेंज बल का सूत्र लिखिए। तो लॉरेंज बल का सूत्र भी अभी आपने पढ़ लिया है, क्या होता है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल का सूत्र हो गया। फिर आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। विद्यार्थियों ये भी आपने जान लिया है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अनंत। अब इसके बाद आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है, ये आपने जाना। फिर 5वां प्रश्न देखते हैं, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन अर्जित करने की सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो उसकी चुंबकनशीलता, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें खाली स्थान में चुंबकनशीलता, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अपन चुंबकनशीलता। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सही जोड़ी इसी अध्याय से रिलेटेड है। यहाँ पर देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय आघूर्ण, फिर चुंबकनशीलता, फिर ऐंठन नियतांक। यहाँ पर T यानी टेस्ला, M यानी मीटर, A यानी यहाँ पर एम्पियर, ठीक है, और ये RAD लिखा रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से अपन को मैच करके सही उत्तर यहाँ लिखना है। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले में आ जाएगा T, ठीक है, इसको आप चाहो तो कोष्टक में लिख भी सकते हैं कि इसका मतलब वो टेस्ला। अब दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर चुंबकनशीलता, तो चुंबकनशीलता का पहला मतलब आ जाएगा टेस्ला मीटर एम्पियर की घात ऋण 1। अब ऐंठन नियतांक, तो ऐंठन नियतांक में विद्यार्थी यहाँ गलती से T लिख किया था, T नहीं है N है, यानी न्यूटन आएगा। तो ऐंठन नियतांक यानी कि इसका ये आ जाएगा न्यूटन, ठीक है, मीटर रेडियन प्रति, ठीक है, ये तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई है। तो विद्यार्थियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लिख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा में बस इतना ही। बहुत ही जल्द अगला वीडियो लेकर हम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। कैसी रही आज की कक्षा, कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे सभी का भला हो। और विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप तक वीडियो को पहुंचाने में, अन्य वीडियो को पहुंचाने में हमें आसानी जाए। और आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका हमारा परिवार बढ़ता है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमको पहुंचने का एक अवसर मिल जाता है। तो विद्यार्थियों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।